दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान से अध्याय 6 यूरोप और भारत में आधुनिक संस्कृति का उदय। इस वीडियो में हम 1300 से 1800 के बीच घटित जो भी चीज़ें हैं उनका अध्ययन करने वाले हैं। साथ ही ये जो समय है उसको क्या बोला गया है, पूर्वाधुनिक काल। अभी का समय है उसको आधुनिक काल बोला जाता है और इससे पहले के जो समय है उसको पूर्वाधुनिक काल कहा गया था। तो इसी के बारे में हम पूरी तरीके से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग शानदार होने वाला है। अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए पढ़ते हैं आधुनिक काल और उससे पहले। अभी का समय है आधुनिक काल है। आधुनिक काल जिसमें हम रहते हैं उसकी कई पहचान हो सकती है, कक्षा में चर्चा करें। तो अभी का जो समय है उसको क्या बोला गया है, आधुनिक काल कहा गया है और इससे पहले के समय को पूर्वाधुनिक काल कहा गया है। तो इतिहासकार भी आपकी तरह बहस करते हैं कि आधुनिक विश्व की क्या पहचान है। अभी जो समय चल रहा है इसको तो हम आधुनिक काल कहते हैं, लेकिन आधुनिक काल हम इसको क्यों कहते हैं, इसकी क्या पहचान है, ये एक प्रकार का प्रश्न है। आमतौर पर माना जाता है कि औद्योगिक उत्पादन और लोकतांत्रिक राज्य इस युग की मुख्य पहचान है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि अब हम खुद से लोकतांत्रिक यानी कि लोगों का तंत्र यहाँ पर स्थापित है, लोकतांत्रिक राज्य में हम रहते हैं। और साथ ही साथ जो औद्योगिक जो उत्पादन है, उद्योग धंधे भी बहुत ज़्यादा क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं, तेज़ी आ चुकी है। तो यही जो दो चीज़ हैं वो इस युग की मुख्य पहचान यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर पर भी परिवर्तन हमको देखने को मिलता है आधुनिक काल के समय। जैसे कि अब जात पात को कम महत्व दिया जाता है, सबको कानूनी समानता है और साथ ही साथ समाज के विविध वर्गों के बीच बहुत अधिक असमानता। सबको कानूनी समानता उपलब्ध है आज के समय में, और आज ऊंच नीच भेदभाव जात पात इसको बहुत ही कम महत्व दिया जाता है लोगों द्वारा। सोच विचार के स्तर पर पहले लोग ज़्यादा क्या होते थे, धर्म भीरु होते थे, किंतु अब लोग विज्ञान और तार्किकता पर अधिक विश्वास रखने लगे हैं। पहले विज्ञान इन सब चीज़ों को नहीं समझते थे लोग, लेकिन आज हम पूरी तरीके से सब चीज़ों को विज्ञान और अपने तार्किक सोच के अंतर्गत हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, इसमें हम विश्वास रखते हैं। मध्यकाल के समय में समाज आधुनिक काल कब और कैसे प्रवेश किया, यह अध्ययन का विषय है। मतलब जो मध्यकाल के समय में समाज था वो आधुनिक काल में कैसे प्रवेश किया, पूर्व आधुनिक काल से आधुनिक काल यानी कि अभी के समय में हम कैसे आए, इसका अध्ययन हम करने वाले हैं। जिस काल में यह बदलाव हुआ उसे पूर्वाधुनिक काल अर्थात आधुनिक काल की शुरुआत का समय कहा जाता है। मतलब आधुनिक काल के पहला का जो समय है उसे ही पूर्वाधुनिक काल बताया गया है। एशिया और यूरोप महाद्वीपों के देशों में 14वीं शताब्दी अर्थात सन 1300 से के बाद व्यापार, शहरीकरण, राजनीति, कला, धर्म, लोगों की सोच आदि में बदलाव आने लगा था। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, तो यहाँ पर क्या हुआ कि सन 1300 के बाद व्यापार में, शहरीकरण में, राजनीति में, धर्म में और लोगों की सोच में पूरी तरीके से बदलाव आना क्या हो गया, शुरू हो गया। क्या क्या बदलाव, तो यही सब चीज़ें बदलाव आना शुरू हो गया। यह दर लगभग 1750 तक चला और उसके बाद औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के कारण आधुनिक युग की शुरुआत हुई। तो ये जो बदलाव है 1300 से चल करके कितना 1750 तक ये चला। और उसके बाद क्या बदलाव चला कि व्यापार, शहरीकरण, राजनीति, इन सब में बदलाव 1750 तक चला और उसके बाद औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के कारण ही आधुनिक युग की क्या होती है, शुरुआत होती है। अतः सन 1300 से 1750 के काल को हम पूर्व आधुनिक काल और उसके बाद के काल को हम आधुनिक काल कहते हैं। तो आपको इसको याद रखना है कि सन 1300 से लेकर के 1750 तक के काल को हम पूर्व आधुनिक काल कहते हैं और उसके बाद का जो समय है यानी कि 1750 के बाद के समय को हम आधुनिक काल बोलेंगे। भारत, इराक, ईरान और तुर्की जैसे एशियाई देशों तथा यूरोप के इटली, हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में 14वीं सदी से लेकर के 18वीं सदी के बीच क्या घटनाएं घटी जिन्होंने आर्थिक, राजनीतिक क्रांतियों को संभव बनाया।
तो 14वीं सदी से लेकर के 18वीं सदी तक के बीच क्या क्या घटनाएं हुई, उस समय क्या क्या हुआ, जिससे क्या हुआ, आर्थिक और राजनीतिक जो क्रांतियां हैं उनको जो है संभव बन पाए वो जो है, तो इस सब के बारे में हम इसमें देखने वाले हैं। बदलाव तो कई हुए, लेकिन यहाँ हम केवल सांस्कृतिक, धार्मिक और वैचारिक बदलाव की बात करेंगे। और इसमें हम केवल किस बदलाव की बात करेंगे, सांस्कृतिक स्तर पर क्या बदलाव हुए, धार्मिक स्तर पर क्या बदलाव हुए, और वैचारिक यानी कि लोगों के सोच में क्या क्या बदलाव हुए 14वीं सदी से 18वीं सदी के बीच। तो इसके बारे में हम जो है पढ़ेंगे। 14वीं से 18वीं सदी के बीच 3 तरह की प्रक्रियाएं हुई जिन्हें हम नामों से जानते हैं: रेनासा या पुनर्जागरण, धर्म सुधार रिफॉर्मेशन, और प्रबोधन अर्थात विज्ञान, लोकतंत्र और प्रगतिशील विचारों का विस्फोट। तो इस 3 तरह की घटनाओं का हम यहाँ पर जिक्र करने वाले हैं। पहला है रेनासा या पुनर्जागरण काल, धर्म सुधार और साथ ही साथ विज्ञान, तो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हालांकि ये तीनों यूरोप के इतिहास से जुड़ी घटनाएं हैं। इनसे मिलती जुलती कई बातें भारत, ईरान या तुर्की जैसे एशियाई देशों में भी इसी काल में देखी जा सकती है। ये सभी जो घटनाएं हैं यूरोप से जुड़ी हुई है, लेकिन हमारे भारत में भी 1400 से 1800 के बीच जो है इसी समय कुछ भी जो परिवर्तन हुआ वो इसी समय हमको देखने को मिलता है। जैसे कि भारत में क्या क्या परिवर्तन होने लगे उस समय। भारत में जो है भक्ति व सूफी आंदोलन तथा नया कलापोत का विकास इसी समय प्रारंभ हुआ था। जो भक्ति व सूफी जो आंदोलन है, साथ ही साथ जो नए नए कलाओं का जो विकास है इस समय प्रारंभ हो चुका था। यही नहीं, यूरोप में हुए इन बदलावों के पीछे एशिया और अफ्रीका के देशों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। यूरोप में जो बदलाव हुआ उसका एशिया और जो अफ्रीका महाद्वीप है उनका भी बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी कारण पिछले कुछ दशकों से इतिहासकार इन्हें केवल यूरोप के संदर्भ में नहीं बल्कि वैश्विक संदर्भ में देखने का आग्रह करते हैं। इस कारण इसको पूरी तरीके से वैश्विक संदर्भ में यहाँ पर बताया गया है। आई होप ये जो चीज़ें हैं आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है बदलाव के विभिन्न पहलू। हमने बात की कि क्या क्या बदलाव हुए। अब एक एक करके बारी बारी से इन बदलावों को आराम से धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, सन 1300 से 1750 के बीच ऐसी क्या बातें हुई, आइए हम पता करें आधुनिक युग का प्रारंभ कैसे हुआ। हमने क्या पढ़ा है दोस्तों, 1300 से 1750 के बीच को हमने क्या बोला था, पूर्व आधुनिक काल, यानी कि 1750 के बाद के समय को हम क्या बोलेंगे, आधुनिक काल। तो ये जो आधुनिक युग है, आधुनिक जो काल है उसकी शुरुआत कैसे हुई इसको हम जो है देखने वाले हैं। तो पहला नंबर, और एक बात और, ये जो है बहुत ही आईएमपी है, इम्पॉर्टेंट है, आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आपको इसको ध्यान से अच्छे से समझना है। तो चलिए पढ़ते हैं। व्यापार और शहरीकरण, तो ये बदलाव सबसे पहले हुए। उस दौर में यूरोप, उत्तरी अफ्रीका व एशिया के बीच जो है व्यापार में बहुत तेज़ी आई। तीनों महाद्वीपों में जो है व्यापार का जो प्रसार है वो बहुत तेज़ी से हो रहा था। विभिन्न देशों में भी व्यापार का विस्तार हुआ और तरह तरह के सामानों का आदान प्रदान होने लगा। एक देश से दूसरे देश में भी व्यापार का जो है व्यापार होने लगे। तरह तरह के सामान जो है एक दूसरे से आदान प्रदान किए जाने लगे। व्यापार के विकास के साथ साथ तीनों महाद्वीपों में शहरीकरण बढ़ा, जिससे नए शहर बसे और पुराने शहरों का विस्तार हुआ। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक देश से दूसरे देश पर क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है, जिससे क्या होता गया कि जो पुराने जो शहर थे देशों में वो जो है बढ़ने लगे, उनका विस्तार होने लगा। साथ ही साथ नए नए शहर भी इस समय बसने लगे। इसके कई परिणाम हुए। क्या क्या परिणाम हुए, धनी व्यापारियों का वर्ग उभरा, देशों के बीच लोगों का आवागमन बढ़ा, जिससे विचारों का आदान प्रदान होने लगा। नए नए आविष्कार हुए और नई तकनीकों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाव हुआ। अब ये जो व्यापार हुआ, शहरीकरण हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ दोस्तों, कि यहाँ पर जो है धनी व्यापारी का वर्ग जो है उभरने लगा। जो व्यापारी हैं, जो धनी व्यापारी हैं वो जो है उभर करके सामने आए।
भाई व्यापार कर रहे हैं तो व्यापारियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो धनी व्यापारी यहाँ पर उभर करके सामने आते हैं। अब आप जो है एक देश से दूसरे देश जाओगे तो वहाँ पर जो है विचारों का आदान प्रदान होने लगा, नई नई चीज़ों का आविष्कार होने लगा, तकनीकों का आदान प्रदान होने लगा। तो इन सब चीज़ों ने जो है पूरी तरीके से परिवर्तन कर दिया। यूरोप और भारत के शहरों में से एक महत्वपूर्ण अंतर था, मतलब यूरोप और भारत के शहरों में क्या क्या अंतर हमको देखने को मिलता है। तो यूरोप के कई शहर ऐसे थे जिन्हें स्वायत्तता प्राप्त थी और वे राजाओं के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से अपना शासन चला सकते थे। यानी कि वहाँ के शहरों में जो है राजा का कोई भी अब रोल नहीं था। अब जो लोग हैं वो उसके बिना हस्तक्षेप के अब स्वतंत्र रूप से अपना जो शासन है चला रहे थे। शहर के व्यापारियों और कारीगरों के संगठन मिलकर के शहरों के कामकाज को संभालते थे। तो जो शहर के जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे, जो कारीगर होते थे, वो क्या करते थे, आपस में मिल करके शहर के जितने भी कार्य होते थे उसको संभालते थे। राजाओं का इसमें कोई भी रोल नहीं था। ऐसे शहरों में कुछ हद तक लोकतंत्र और गणतंत्र की भावनाएं विकसित हो पाई थी। अब जो है लोकतंत्र साथ ही साथ गणतंत्र की स्थापना भी यहाँ पर होने लगी थी। ऐसे शहर थे जनेवा और फ्लोरेंस, दोनों इटली में हैं, और क्या एंडर्स जो कि हालैंड में है इत्यादि। तो इनमें जो है क्या हो गया था, राजाओं का जो रोल है, जो वर्चस्व है वो समाप्त हो गया था। लोग अब स्वतंत्र रूप से अपना शासन चला रहे थे। ये रही यूरोप की बात। भारत में यदि हम देखें तो भारत में जो है सूरत, आगरा, विजयनगर जैसे जो बड़े शहरों का विकास हुआ, लेकिन उन पर राजाओं या उनके सामंतों का वर्चस्व बना रहा। यहाँ भी व्यापार शहरीकरण हुआ, बड़े शहरों का विकास भी हुआ, लेकिन यूरोप की तरह यहाँ पर राजाओं का शासन समाप्त नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर जो उनका जो वर्चस्व है वो बना रहा। अब आता है केंद्रीकृत राज्य। ये केंद्रीकृत राज्य क्या होते हैं इसको हम चर्चा करने वाले हैं। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। चलिए, केंद्रीकृत राज्य। इस बीच इन देशों में शक्तिशाली राज्य बनने लगे। अब सभी देशों में जो है शक्तिशाली राज्यों का गठन होने लगा। भारत में जो है विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य आदि बने। ईरान में जो है सफ़ेद साम्राज्य और तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य जो है निर्मित हुआ। तो नए नए शक्तिशाली साम्राज्यों का यहाँ पर गठन किया बनने लगा। यूरोप में भी कई शक्तिशाली राज्य स्थापित हुए, जिसमें फ्रांस, स्पेन व इंग्लैंड के अलावा इटली के कई छोटे राज्य भी क्या थे, सम्मिलित थे। आमतौर पर इनके जो शासक बहुत ही क्या होते थे, महत्वाकांक्षी होते थे, और वे राज्य के अंदर शक्ति का केंद्रीकरण जो है कर रहे थे। अर्थात एक राजा या बादशाह के हाथों में जो है सत्ता, अधिकार और धन इकट्ठा होने लगा। चूँकि इन राज्यों में आर्थिक और राजनीतिक शक्ति बादशाहों के हाथों में केंद्रित थी, इसलिए इन्हें केंद्रीकृत राज्य कहा जाता है। अब समझिए कि नए नए इसमें जो है साम्राज्य स्थापित हो रहे थे, नए नए राज्य जो है बन रहे थे। तो वहाँ के जो राजा थे वो क्या थे, बहुत ही महत्वाकांक्षी थे, और वो पूरा उस राज्य का जो कमान है वो अपने हाथों में क्या करना चाहते थे, केंद्रित करना चाहते थे। पूरी तरीके से धन इकट्ठा करना चाहते थे और सत्ता को भी अपने हाथ में लेने का प्रयास कर रहे थे। तो जो पूरी राज्य की जो शक्ति थी, चाहे वो आर्थिक हो चाहे राजनैतिक शक्ति, वो किनके हाथों में थी, राजा के हाथों में केंद्रीकृत थी। इसी कारण से इनको केंद्रीकृत राज्य कहा जाता है। ये भी बहुत बड़ा बदलाव उस समय हुआ था। इस काल से पहले जमींदार, सामंत आदि स्वायत्त रूप से शासन चलाते थे। अब इनके अधिकार कम कर दिए गए या फिर समाप्त कर दिए गए, और उसके बाद जो है जमींदार, सामंत इत्यादि को जो है उनका जो अधिकार है वो खत्म कर दिया गया या फिर इनको कम कर दिया गया। ये रहा सेकंड बदलाव, केंद्रीकृत राज्य। अब आता है तीसरा, शहरी मध्यम वर्ग का उभरना। तो चलिए देखते हैं। व्यापार और शहरों के विकास तथा केंद्रीकृत राज्य के विकास का एक परिणाम यह हुआ कि इन देशों में एक नया मध्यम वर्ग जो है उभर करके सामने आता है। तो शहरीकरण हुआ, केंद्रीकृत राज्य बने, तो इनका परिणाम ये भी हुआ कि मध्यम वर्ग जो है उभर करके सामने आता है। और इसमें व्यापारी जो है धनी, कारीगर, मुंशी, लिपिक, वकील, पेशेवर, कलाकार, कवि, लेखक आदि सम्मिलित थे। इस मध्यम वर्ग में कौन कौन सम्मिलित थे? धनी, कारीगर थे, और व्यापारी थे, लिपिक थे, वकील थे, कवि, लेखक इत्यादि इसमें शामिल होते थे।
शहरीकरण और राज्यों के विकास के कारण जो नए नए जो काम हैं उभरे, जैसे कि हिसाब किताब रखना, प्रशासन, कर वसूली, न्यायालयी काम, राज्यों के बीच जो है दूध का काम आदि, उन्हें करने के लोग भी इसी वर्ग में शामिल थे। तो अब जो है शहरीकरण हो रहा है, राज्यों के बीच नए नए जो विकास हैं वो हो रहे हैं, तो इन सब के लिए करने के लिए नए नए काम भी उभरे होंगे। तो इन्हीं सब कामों को करने के लिए जो है मध्यम वर्ग उभर करके सामने आता है। इस नए मध्यम वर्ग के लोग लगातार जो है आर्थिक तंगी में रहते थे और अच्छी नौकरी की खोज में दूर दराज के राज्यों में जा कर के रहने के लिए तैयार होते थे। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके पास जो है पैसे की कमी होती थी, तो ये लोग जो है अच्छी नौकरी की तलाश में जो है दूर दराज के राज्यों में जा कर के रहने के लिए भी तैयार हो जाते थे। इस तरह बड़े क्षेत्र में विचरण करने के कारण यह लोग जो है आलोचनात्मक जो दृष्टि है वो रखता था और तत्कालिक धर्मगुरु या शासकों की आलोचना करने से नहीं कतराता था। अब ये जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे, तो इनका जो दिमाग है पूरी तरीके से क्या हो चुका था, सोच विचार बदल चुका था। और ये लोग क्या करते थे, धर्मगुरु या फिर जो शासक हैं, जो राजा हैं, जो बादशाह हैं, उनकी आलोचना करने से, उनका विरोध करने से नहीं डरते थे। ये आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इस मध्यम वर्ग के बनने में शिक्षा का बहुत ही क्या था, महत्व था। शिक्षा का महत्व मध्यम वर्ग के बनने में बहुत ज़्यादा था। कैसे? उन्हें न केवल साक्षर होना जरूरी था, बल्कि अपने कामों को प्रभावी तरीके से करने के लिए व्यापक साहित्यिक शिक्षा की भी काफ़ी ज़रूरत थी। यानी कि मध्यम वर्ग को यदि काम करना है तो उनको जो है शिक्षा बहुत ज़रूरी था। यूरोप में यह शिक्षा ग्रीक और लैटिन भाषा के प्राचीन साहित्य के अध्ययन से और भारत में जो है फारसी और संस्कृत साहित्य के अध्ययन के माध्यम से मिल जाती थी। अब इनको शिक्षा जो है किन किन भाषाओं में मिलती थी? यूरोप की यदि हम बात करें तो यहाँ ग्रीक और लैटिन भाषा से जो है ये लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। भारत में यदि हम बात करें तो फारसी और जो संस्कृत जो हमारी सबसे प्राचीन भाषा है उसमें ये जो है अध्ययन करते थे। कौन लोग? मध्यम वर्ग के लोग। अब क्या है कि रोचक बात यह थी कि कई प्राचीन रचनाएं जैसे कि यूनान के अरस्तु और प्लेटो का साहित्य तथा भारत का पंचतंत्र व गणित के ग्रंथ विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करके पढ़े गए। अब ये क्या किया गया कि जो अनेक प्रकार की जो रचनाएं थी, जो ग्रंथ थे, उनको भी कई भाषाओं में अनुवाद करके एक दूसरे के साथ पढ़ा गया। भारत में मुगल काल के प्राचीन साहित्यिक जो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, उपनिषद आदि का अनुवाद भी अरबी और फारसी भाषाओं में जो है किया गया। यहाँ पर यह बताया गया है कि अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद करके लोग इसको पढ़ते थे, अध्ययन करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोप और भारत में जो मध्यम वर्ग उभरा उनमें कई समानताओं के बावजूद कुछ महत्वपूर्ण अंतर थे। जो मध्यम वर्ग उभरा यूरोप में भी उभरा था, भारत में भी उभरा था, लेकिन इनमें समानताओं के साथ साथ कुछ अंतर भी यहाँ पर थे। एक यह था कि भारत के यह लोग कुछ विशेष जाति तक ही सीमित थे, जैसे कि कायस्थ, क्षत्रिय, ब्राह्मण, जबकि यूरोप में इस वर्ग में विविध समूह व वर्गों के लोग सम्मिलित थे। भारत में जो मध्यम वर्ग उभरा उसमें कुछ ही जो जाति के लोग थे वो शामिल थे, जैसे कि कायस्थ, क्षत्रिय और ब्राह्मण लोग ही मध्यम वर्ग के अंतर्गत आते थे। लेकिन जो यूरोप था वहाँ ये जो मध्यम वर्ग था उसमें सभी वर्गों के, सभी समूहों के जो लोग थे वो आते थे। तो ये बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर देखने को मिलता है। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर था कि भारतीय मध्यम वर्ग ने गणित या विज्ञान के अध्ययन में कम रुचि दिखाई, जबकि यूरोप में इसे महत्वपूर्ण माना गया। भारत में जो मध्यम वर्ग उभरा था दोस्तों, उसने जो है गणित और जो विज्ञान है उसको पढ़ने में, उसके अध्ययन करने में बहुत ही कम रुचि दिखाई थी। लेकिन यूरोप के लोगों ने जो है गणित और विज्ञान के अध्ययन में बहुत ज़्यादा इसको क्या किया था, महत्व दिया था। तो ये रहा हमारा केंद्रीकृत राज्य के बाद शहरीकरण और मध्यम वर्ग का उभरना। तो इस तरह के बदलाव हमको देखने को मिलते हैं और आज का हमारा जो वीडियो है यहीं तक का ही हम रखते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, जो भी पार्ट होगा उसको हम जो है पार्ट वाइज इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो और मैं आशा करता हूँ कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके इसको समझने का प्रयास किया। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी प्रकार का वीडियो जो है आपके लिए बनाता रहूँ। और यदि आप मुझको कमेंट करेंगे तो इसका प्रश्न उत्तर भी हम इसमें कवर करने वाले हैं जब पूरा पाठ हम इसमें पढ़ लेंगे।
तो चलिए पढ़ते रहिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।